हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका थर्ड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, सिलेबस आपका एकदम लेटेस्ट है 2025-26 के अकॉर्डिंग ये वीडियो है और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन आज मैं आप सभी को देने वाला हूं इस चैप्टर की। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है, वहाँ पे मैं आपको बहुत जल्द सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है, आप इस पे जाके अपना मैसेज लिख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, नोट्स को। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है साउथ एशिया, तो अपने को पता होना चाहिए कि साउथ एशिया है क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो बेसिकली ये पूरा एशिया है आपका, ठीक है, ये एशिया है। इसमें आपका ये इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये सारी जो जगहें हैं ये आपका साउथ एशिया है, बेसिकली एशिया का सदर्न पार्ट है जो आपको मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो साउथ एशिया है इसके कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स आपको समझने हैं। अगर आप देखोगे कि जो इसका नॉर्थ वाला एरिया है ये वाला, यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे हिमालयाज हैं, ठीक है, यहाँ पे हिमालयाज हैं। इसके अलावा साउथ में जाओगे तो ये आपका इंडियन ओशियन आ जाएगा नीचे से। इसके अलावा ईस्ट में जाओगे तो आपको बे ऑफ बंगाल यहाँ पे दिख जाएगा। वेस्ट में आओगे तो अरेबियन सी है। ये ज्योग्राफिकल फीचर्स कुछ थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए, बस थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से। आप कोई ज्योग्राफी की क्लास में नहीं हो, आपको बस आइडिया होना चाहिए। अब देखो, साउथ एशिया की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये सारे देश मिलकर साउथ एशिया बनाते हैं, ठीक है। अब इन कंट्रीज में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है, देखो, कुछ कंट्रीज के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, बॉर्डर को लेके उनकी आपस में लड़ाई मतलब हमेशा लगी रहती है। रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर को लेकर हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। इसके अलावा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कुछ दो अलग अलग जातियों के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ रीजन्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वोलेटाइल हैं, मतलब कभी भी वहाँ पे वॉर्स वगैरह होने के चांसेस बने रहते हैं। अब मैं आपको जो अपना साउथ एशिया है उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि कौन से कंट्री में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है। सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी है, और नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली आ रही थी, अब जाके वहाँ पे डेमोक्रेसी का कुछ हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी वहाँ की मिलिट्री रूल करती है, कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है, फिर उसको हटा के कूप हो जाता है, फिर कभी मिलिट्री, फिर कभी डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़े भूटान, तो पहले वहाँ पे मोनार्क था, ठीक है, मोनार्क पूरा वो था सिस्टम मोनार्की वाला, और अब वहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। मालदीव्स की बात करूं अगर मैं, बिल्कुल एक छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है। 1968 तक मालदीव जो है एक सल्तनत था, यानी कि मुस्लिम रूलर्स का वहाँ पे रूल था, और वहाँ पे डेमोक्रेसी फिर बाद में आई, और वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि पाकिस्तान में कैसे मिलिट्री रूल आया, कैसे डेमोक्रेसी आई। सबसे पहले देखो, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल लाने की बात कही गई थी जब पाकिस्तान बना था। तो हुआ क्या, पाकिस्तान 1947 में बना था, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में उसने बनाया था अपना, ठीक है, सबसे पहला जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था। और बहुत ही ज़्यादा हाई होप्स थे कि वहाँ डेमोक्रेसी चलेगी। लेकिन फिर हुआ क्या, जनरल अयूब खान यहाँ पे एंट्री मारता है 1958, यानी 1958 से 1969 के बीच में एक मिलिट्री रूल आता है। ये कैसा मिलिट्री रूल था, थोड़ा अजीबोगरीब था। कैसे, जनरल अयूब खान द आर्मी चीफ, मतलब आर्मी का चीफ, वो क्या कर रहा है, मिलिट्री कूप करता है और सबको हटा के खुद आ जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देता है और मार्शल लॉ लगा देता है। कोई उसके अगेंस्ट जाएगा सीधा जेल में डाल दूंगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और बाद में वो खुद को प्रेसिडेंट बना देता है वहाँ का, पाकिस्तान का। और लोग बहुत ही ज़्यादा
परेशान हो जाते हैं, पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है क्योंकि वो बहुत करप्ट था, इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा थे और उसको रिजाइन देना पड़ा 1969 में। तो ये अयूब खान था जो मैंने आपको बताया, इसी बंदे ने ये ट्रेंड सेट किया था कि आर्मी मिलिट्री को घुसाओ पॉलिटिक्स में, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ओके, फिर उसके बाद अब ये कौन है भाई, आप सोच रहे हो कि ये किसकी फोटो है, तो इनके बारे में बताऊं तो ये जनरल याहिया खान है। ये बांग्लादेश वॉर के टाइम पे यही जनरल था पाकिस्तान का 1960। अच्छा, अभी करंट में आसिम मुनीर है, ठीक है, आपने उसका नाम सुना होगा। तो बांग्लादेश वॉर के टाइम पे ये था, और जब अयूब ने रिजाइन दिया तो जनरल याहिया खान जो है वो रूलर बन गया तुरंत ही। और इसने क्या करा कि इसके टाइम पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, खासकर ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कौन सा, जो आज बांग्लादेश बना हुआ है, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम थी इसी के टाइम पे। और बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर भी इसी के टाइम पे ही हुई 1971 में, जब यही लीड कर रहा था पाकिस्तान को, याहिया खान। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये अपना इंडिया है, तो जब बना था इंडिया पाकिस्तान, ये पार्टीशन जब हुआ था, तो एक तो वेस्ट पाकिस्तान बना था, एक ईस्ट पाकिस्तान बना था। मैंने आपको सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में बताया ये बहुत अच्छे से कि यहाँ पे बांग्लादेश बाद में जाके बना था 1971 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान के जब टुकड़े होते हैं तो वो बांग्लादेश बनता है, ठीक है, इंडिया के साथ वॉर हुई प्रॉपर पाकिस्तान की, और बाद में बांग्लादेश बना। याहिया खान को रिजाइन देना पड़ा क्योंकि उसके फेलियर की वजह से, क्योंकि भाई पाकिस्तान का ईस्ट वाला हिस्सा उसके हाथ से निकल गया। सो मिलिट्री रूल फेल्ड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। मिलिट्री रूल इसके टाइम पे कंट्री को यूनाइटेड नहीं रख पाया, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब ये कौन है भाई, ये है जुल्फिकार अली भुट्टो। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये मिलिट्री का बंदा नहीं है। ये क्या है, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, ट्रिपल पी पार्टी का लीडर था। ये पावर में आया इलेक्शन से, इसको लोगों ने इलेक्ट किया। जब याहिया खान फेल हो गया तो एक इलेक्शन करवाया गया, और उसके बाद इसकी जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी थोड़े रिफॉर्म्स करना, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कंट्री का कुछ भला हो। लेकिन हुआ क्या, उसका रूल, ठीक है, थोड़ा सा अथॉरिटेरियन था और उसको बहुत ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। एंड देन उसके बाद 1977 में जनरल जिया उल हक आते हैं और वो भुट्टो को हटा देते हैं। वापस से मिलिट्री वाले कूप कर रहे हैं भाई, इनकी मिलिट्री में ऐसी चुल है, कभी वो आती है कभी वो जाती है, डेमोक्रेसी को टिकने नहीं देते लोग। अब ये जनरल जिया उल हक है, इसने क्या करा कि भाई जो डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत आई थी उसको भी हटा दिया, वापस से मिलिट्री ने इंटरवेन कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो जिया उल हक है जिसका फोटो मैंने आप सभी को दिखाया था, इसके टाइम पे क्या हुआ, पाकिस्तान 11 साल तक मार्शल लॉ से चलाया गया, प्रॉपर सारे राइट छीन ले गए, अगर कोई बोलेगा तो सीधा जेल में। और उसने प्रॉमिस करा मैं इलेक्शन वगैरह करवाऊंगा, लेकिन कोई इलेक्शन वगैरह हुए नहीं। और इसने लॉज एंड सोसाइटी का इस्लामाइजेशन कर दिया, यानी कि सारी चीजें इसने इस्लाम के अकॉर्डिंग बना दी कि इस्लाम के रूल से सब कुछ चलाऊंगा। फिर क्या है, बहुत डेमोक्रेसी के मूवमेंट हुए 1982 से ही। और उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी डेथ हो गई एक प्लेन क्रैश में, इसी बंदे की, ठीक है, 1988 में। और अब वापस से ये प्रॉब्लम आ गई, अब कौन रूल करेगा, मतलब अब कौन रूल करेगा। तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्ट्रिक्ट इस्लामिक रिफॉर्म की थी वो इसी के साथ थी, जिया उल हक के टाइम पे, कि इसने इतना इस्लामिक रूल्स को इंप्लीमेंट कर दिया था हद से ज्यादा। ये कौन है भाई, हु इज शी, तो देखो ये है बेनजीर भुट्टो 1988 से 1999। तो ये कौन है भाई, जब जिया की डेथ होती है तो इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है, और इलेक्शंस में बेनजीर भुट्टो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती है एक मुस्लिम कंट्री की। देखो आप इनको, ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है, और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और ये 1988 से 1999 तक अगर आप देखोगे पाकिस्तान में कि जो ट्रिपल पी पार्टी है और मुस्लिम लीग पार्टी है नवाज शरीफ वाली, उनके बीच में कंपटीशन चलता है डेमोक्रेसी वाला, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी रहती है, करप्शन भी रहता है, कभी कोई आ रही है गवर्नमेंट कभी कोई जा रही है, मतलब एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट नहीं है। अब ये कौन आ गया भाई, वापस से मिलिट्री की एंट्री होती है, ले भाई 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ फिर से मिलिट्री कूप करता है और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा देता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है कि मतलब थोड़े टाइम के लिए जो सिविलियन गवर्नमेंट आई थी डेमोक्रेसी वाली वो वापस से अनस्टेबल हो जाती है, और अब परवेज मुशर्रफ आ जाता है। अब ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ है ये खुद को प्रेसिडेंट बना देता है पाकिस्तान का 2001 में, ये कहता है मैं ही प्रेसिडेंट हूं,
और ये डेमोक्रेसी का ढोंग करता है, कहता है मैं इलेक्शंस करवाऊंगा, लेकिन आर्मी के हाथ में ही सारा कंट्रोल था। सिर्फ ढोंग करता है ये बंदा। और इसने कुछ रिफॉर्म्स करे, लेकिन प्रेस को रोक रखा था, जुडिशरी पे कंट्रोल कर रखा था, इसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुई, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत पड़ा। सो इसका रूल जो है थोड़ा सेमी डेमोक्रेटिक था, ये दिखाता था कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ, बट सारी पावर आर्मी के ही हाथ में रहती थी। फिर उसके बाद 2008 से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है। मुशर्रफ जी ने जब रिजाइन दिया तो डेमोक्रेसी वापस से आई, इलेक्शंस फिर से हुए 2008 में, और उसके बाद में सिविलियन गवर्नमेंट चल रही हैं, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अभी चल रही है। तो अभी डेमोक्रेसी है वहाँ पे, लेकिन आर्मी का फिर भी इन्फ्लुएंस रहता है। आर्मी जो कहती है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि फॉरेन और सिक्योरिटी मैटर में आर्मी की चलती है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप है पाकिस्तान में, बट आर्मी ज़्यादा पावरफुल है। बिहाइंड द सीन जो है वो सारा काम आर्मी ही कर रही होती है। मेन रीजंस फॉर द इनस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं टिक पा रही है, इसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं। एक तो वहाँ पे मिलिट्री कूप्स होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली इंटरवेन करती है वहाँ की आर्मी, पॉलिटिक्स में बहुत डोमिनेंस है उनका, और वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन वहाँ पे है ही नहीं पाकिस्तान में, बहुत ही ज़्यादा वीक है। और जुडिशरी बार बार इंटरफेयर कर देती है, ठीक है, इंडिपेंडेंस है नहीं वहाँ पे ज़्यादा, करप्ट लीडर है वहाँ के, एफिशिएंट भी नहीं है उनकी लीडरशिप, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वहाँ के मौलवी मौलाना यही कहते हैं कि भाई क्या करोगे डेमोक्रेसी का, इस्लाम से चलो, और लोगों का ट्रस्ट है ही नहीं अब, मतलब डेमोक्रेसी में लोग भी अब इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है टेररिज्म, आतंकवाद, फिर उसके बाद है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कुछ एरियाज को लेकर कि भाई वो हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, एंड देन उसके बाद कश्मीर का इशू है, और आर्म्स की रेस चलती है दोनों के बीच में, और इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर एक मुद्दा है, और रिवर वाटर डिस्प्यूट है इंडस रिवर का। तो ये बेसिकली कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर अपनी लड़ाई है। सबसे पहले कश्मीर का इशू है। कश्मीर का इशू ऐसा है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान ने एक लड़ाई भी लड़ी कश्मीर के ऊपर, और रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान का एक जो मतलब कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। देखो ये वाला जो ऊपर से ये वाला कुछ हिस्सा था, ठीक है, ये चला गया इनके कंट्रोल में, ठीक है, ये वाला एरिया, तो इसको पीओके कहा जाता है। इन्होंने इलीगल कब्जा कर रखा है हमारे इस वाले एरिया पे। तो हुआ क्या, वॉर हुई, बहुत ही खतरनाक वॉर हुई, ऑब्वियसली इंडिया को जीतना था, आज तक वो कभी हमसे कोई वॉर जीते नहीं है। टेररिज्म अगला मुद्दा है। पाकिस्तान जाना जाता है कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करवाता है, 26/11 की घटना हो, पहलगाम की घटना हो, पार्लियामेंट अटैक हो, कितने ही एग्जाम्पल ले लो भाई, इन्होंने इतने टेररिस्ट अटैक करवाए हैं इंडिया के ऊपर, पुलवामा ले लो, ठीक है। तो टेररिस्ट को पूरी ट्रेनिंग देती है इनकी आर्मी, फंडिंग करती है, वेपन्स देती है इनको, पूरे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स देती हैं इनके वो टेररिस्ट लोगों को। तो इससे इंडिया में टेररिज्म फैलाया जाता है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई है, वो हमेशा से ही सीक्रेट अपने मतलब बेसिस हैं उसके बांग्लादेश में, नेपाल में, वहाँ से वो क्या करती है, एंटी इंडिया ऑपरेशंस चलाती है, मतलब ऐसे लोगों को भेजती है जो इंडिया में जाके बम धमाके करते हैं, लोगों को मारते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो सरक्रिक बाउंड्री है एक, ठीक है, ये गुजरात में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये गुजरात का एक हिस्सा है, और ये लाइन है, ये पाकिस्तान है, यहाँ से ये इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा हिस्सा है ये वाला, और जो रेड लाइन है ये कहता है इंडिया की ये हमारा हिस्सा है। तो ये क्या है, सरक्रिक लाइन है, ठीक है, सरक्रिक ने ये लाइन बनाई थी। तो दोनों इस पे लड़ते रहते हैं, वो कहता है हमारा है, वो कहता है भाई हमारा है। और इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर एक मुद्दा चलता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, ठीक है। देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये हमारा मैप है इंडिया का, ये पूरा ऊपर तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक, और ये है, ये हिस्सा तो चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, ओके, मैं आपको आज समझा ही देता हूँ। और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने कंट्रोल कर रखा है। अब इसके बीच का ये जो बच गया ना, ये है सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान कह रहा है ये भी हमारा है, ओके। ये मैप आप दिमाग में बसा लो, आपको पता होना चाहिए कश्मीर का इशू क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए इन रियलिटी आज अपने पास इतना ही कश्मीर बचा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा चाइना ने ले रखा है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान लेके बैठा है, लेकिन ये है हमारा।
हम मैप में हमेशा इसको अपना ही दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा है, ये इलीगल ऑक्यूपाइड है, मतलब इलीगल कब्जा कर रखा है, तो आप इसको मैप से हटा नहीं सकते, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इसको आप कभी ये नहीं कहोगे कि पीओके पाकिस्तान का है, ये हमारा ही पार्ट है, लेकिन उसका इलीगल कब्जा है, इतना आप समझ लो। सिमिलर लाइन फॉर अक्साई चीन, जो कि चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। आर्म्स की रेस है भाई दोनों के बीच में, कि भाई कौन ज्यादा न्यूक्लियर बनाएगा, कौन ज्यादा मिसाइल बनाएगा, क्योंकि 1990s तक दोनों कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर वेपन आ गए थे। और इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में पोखरण में किया था, और पाकिस्तान ने तुरंत बाद चगाई हिल्स में अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे। आज की डेट में दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। रिवर डिस्प्यूट है, सबसे मेन जो रिवर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है वो इंडस रिवर है। तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसको अभी रोक रखा है, ठीक है। अभी इंडिया ने कह रखा है हम नहीं मानते इस ट्रीटी को अब, और ये वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी करवाई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी है भाई, तो कुछ डिसएग्रीमेंट रहते ही हैं हमेशा इस पानी को लेकर। अब मैं आपको बांग्लादेश का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, और समझते हैं बांग्लादेश में क्या है। 1947 से 1971 बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और जब बांग्लादेश की जो लिबरेशन की वॉर चल रही थी 1971 में, इंडिया की हेल्प से ये बना था, और ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। तो द पीपल ऑफ दिस रीजन रेजिस्टेड द डोमिनेंस। हुआ क्या, ईस्ट साइड वाले जो लोग हैं वो बेचारे ज़्यादातर बंगाली, बेचारे तो खैर नहीं है, बंगाली बोलते थे, और उस टाइम पे तो बेचारे होंगे, आज की डेट में नहीं है, वो लोग बंगाली बोलते थे। तो वो वेस्ट वाले बोलते हैं पाकिस्तान वाले तुम उर्दू बोलो, हमारा कल्चर फॉलो करो, ये कहते हैं हम नहीं करेंगे। तो बस फिर अब देखो, ये आज का बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है। तो जब बना था ना, तो ये वेस्ट वाला और ये ईस्ट वाला, इस तरीके से दो पाकिस्तान बनाए गए थे। तो अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमारा कल्चर फॉलो करो। भाई इतना एकदम अपोजिट वाला कोई एरिया, उसका कल्चर आप यहाँ पे कैसे इम्पोज कर सकते हो। तो इन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी कि हमारा कुछ हेल्प कर दो, हमें यहाँ से आज मतलब अलग होना है, हमें नहीं रहना। तो इनके जो मेन लीडर थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और 1970 में इलेक्शंस हुए थे वहां पे, तो उसकी पार्टी थी अवामी लीग, वो सारी सीट जीता था बंदा ईस्ट पाकिस्तान से, और अवामी लीग की मेजोरिटी थी, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मेजोरिटी इन द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ऑल पाकिस्तान, जो वहाँ पे अवामी लीग थी उसकी पूरी मेजोरिटी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हावेवर जो वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप है वो हमेशा से इसको पसंद नहीं करती थी, और वो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवा दिया वेस्ट साइड वाले नेताओं ने, ठीक है। और इस टाइम पे मैंने आपको बताया था जनरल यहिया खान का मिलिट्री रूल चल रहा था पाकिस्तान में। तो उसने क्या करा, बंगाली पीपल्स के मूवमेंट को, पीपल के मूवमेंट को क्रश कर दिया, जो आ रहा है उस पर गोली चलवाओ, ठीक है। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, ठीक है, पाकिस्तानी मिलिट्री के हाथों बहुत लोग मारे गए थे। और हुआ क्या, बहुत सारे लोग भाग के ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, ठीक है, रेफ्यूजी बन के। और इंडिया के पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि ये रिफ्यूजीज को मैनेज कैसे करना है। इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी पीएम थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा कि भाई देखो हम आपकी फ्रीडम दिलवा देंगे, ईस्ट पाकिस्तान से आपको बांग्लादेश बनवा देंगे, आपको फाइनेंशियल मदद भी देंगे और मिलिट्री मदद भी देंगे, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत हेल्प करी है भाई। फिर उसके बाद 1971 का वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और लास्ट में पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर करा इंडियन आर्मी के आगे, और ईस्ट पाकिस्तान से अपना जो है कट के अलग एक बांग्लादेश नया देश बना। और बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और खुद को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्री माना। और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जो उनका मेन लीडर था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बदल दिया और पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल दिया, ठीक है। रिप्लेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में दे दी। और उसने क्या करा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी डिसॉल्व कर दिया, बस अपनी पार्टी को छोड़ दिया। अब भाई काम तो ये भी गलत कर रहा है, देखा जाए तो उसको ये सब तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1975 में क्या हुआ, एक मिलिट्री रिबल हुआ, कूप होने की कोशिश हुई शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट, और उसको मरवा दिया गया, आर्मी ने ही मरवा दिया बांग्लादेश की। और उसकी डेथ के बाद मिलिट्री रूल आ गया बांग्लादेश में। जिया उर रहमान, उसने अपनी खुद की पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और वो 1979 में इलेक्शन जीता। बाद में उसको भी मरवा दिया गया, यानी कि जो नेता डेमोक्रेसी से आ रहा है उसको मरवा रही है वहां की आर्मी। उसके बाद एक मिलिट्री रिजीम आई, और उसमें जो लीडर था वो था लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, ठीक है। तो सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान, उसके बाद मैंने आपको बताया जिया उर रहमान, और उसके बाद में एच.एम. इरशाद। तो ये कुछ रहा है बांग्लादेश के अंदर रूल कैसे कैसे हुआ है। बांग्लादेश
के जो लोग थे वो डेमोक्रेसी चाहते थे, स्टूडेंट्स मूवमेंट लीड कर रहे थे और बहुत प्रोटेस्ट हुई। तो एचएम इरशाद को जो है बोला गया कि हाँ भाई थोड़ी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करवा, ऐसा नहीं चलेगा सब कुछ मिलिट्री के हाथ में चला जाएगा। तो जनरल इरशाद को बाद में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया 5 सालों के लिए। इतनी पब्लिक अपोजिशन थी कि उसको रिजाइन देना ही पड़ा 1990 में। और 1991 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन फिर से हुए और तब से लेके आज तक बांग्लादेश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रॉपर मल्टी पार्टी इलेक्शंस वहाँ होते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ वहाँ पे बढ़िया से अब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें हम देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे एग्रीमेंट है, वो कौन से टॉपिक है जिस पे डिसएग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की बात करें तो बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि इंडिया की एक पॉलिसी है कि जितने भी ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं तो इंडिया उन सभी के साथ अच्छे रिलेशन रखेगा, तो इंक्लूडिंग बांग्लादेश। वहीं एक डिसएग्रीमेंट की बात करें तो रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर यहाँ दिक्कत रहती है। तीस्ता रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको आप यहाँ पे कहते हो, तो उसका भी वाटर कितना कौन रखेगा इसको लेके वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। एक और एग्रीमेंट है, बोथ कंट्रीज शेयर डीप रूटेड कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री में देखो तो ये पूरा एक ही एरिया था ना, इंडिया ही था अपना, अनडिवाइडेड इंडिया, तो कनेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन एक डिसएग्रीमेंट है कि बांग्लादेश से इलीगल जो मतलब इलीगल माइग्रेशन है वो बहुत होता है, वहां के लोग आके इधर दिल्ली में रहते हैं, जाते भी नहीं है वापस। एक और एग्रीमेंट है, दोनों का ट्रेड रिलेशन का बहुत ही अच्छा वो है, कोलैबोरेट करते हैं ये ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज में। लेकिन एक और डिसएग्रीमेंट है कि बांग्लादेश एंटी इंडिया एक्टिविटीज, जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स होते हैं, आतंकवादी संगठन, उनका सपोर्ट करता है। तो ये डिसएग्रीमेंट का टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर क्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो श्रीलंका के अंदर क्या है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो जातियों के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सिंगली कम्युनिटी है जो मेजोरिटी में है, जो स्टार्टिंग से श्रीलंका में ही रहते हैं। एक है माइनॉरिटी में रह रहे तमिल कम्युनिटी के लोग। तमिल्स वो हैं जो इंडिया से गए हैं काम करने, वहां पे गए थे। तो बात क्या है, सिंगलीज लोग मेजोरिटी में हैं, जो नेटिव हैं श्रीलंका के वहीं पे ही रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो तमिल लोग हैं उनको कोई राइट मत दो और उनको यहाँ मत रहने दो, क्योंकि वो इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं। और सिंगलीज जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो मानते हैं कि इनको कोई स्पेशल कंसेशन भी नहीं दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और ये क्या कहते हैं कि भाई मतलब तमिल्स को कुछ भी मत दो। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला एटीट्यूड है तमिल्स को लेकर, इसको लेकर वो तमिल जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो मिलिटेंसी का रास्ता अपनाते हैं, यानी कि वो हथियार उठा लेते हैं और फिर वो मिलिटेंट बन जाते हैं। 1983 में द मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसको लिट्टे कहा जाता है, LTTE, ये क्या था, ये चाहते थे कि श्रीलंका में तमिल्स के लिए ही हम एक अलग कंट्री बनाएंगे, ओके, ये इनकी डिमांड थी, एक सेपरेट नेशन बनाएंगे हम। और 1987 में इंडियन गवर्नमेंट इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाती है इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में कि भाई ये मुद्दा चल क्या रहा है, क्योंकि है तो तमिल्स इंडिया से ही वो गए हुए। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि मैं अपने ट्रूप्स को भेजूंगा वहां पे, पीस कीपिंग फोर्स को। और श्रीलंका की गवर्नमेंट को बोलती है कि हाँ भाई मतलब जो ये तमिल कम्युनिटी है ये उसके रिलेशंस वापस से सही हो जाएं गवर्नमेंट और तमिल्स के। तो हुआ क्या, इंडियन आर्मी इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसती है, ठीक है, लिट्टे के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। और इंडियन आर्मी जब वहां श्रीलंका में लैंड करती है तो वहां के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि इंडियन आर्मी हमारे यहाँ पर क्यों है, इंडिया के ट्रूप्स हमारे यहाँ पे क्यों हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, क्योंकि तो श्रीलंका की पब्लिक को लगा कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है उनके इंटरनल मैटर्स में। सो 1989 में इंडिया ने क्या करा, अपनी पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया कि भाई वापस आ जाओ, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो छोड़ो, एंड करो, मत जाओ। तो फिर क्या हुआ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं नॉर्वे और आइलैंड, उन्होंने इनका मीडिएटर बनके ये मुद्दा सॉल्व करवाया। और इवेंचुअली ये जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट था ये खत्म हुआ 2009 में, जब लिट्टे जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, तब जाके ये खत्म हुआ पूरा कॉन्फ्लिक्ट। कितने भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हो श्रीलंका बहुत मामलों में आगे है, उसने अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल किया है। वो पहली कंट्री है साउथ एशिया की जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया ज्यादा से ज्यादा। श्रीलंका जो है भाई वो फ्री ट्रेड करता है, ठीक है।
मतलब श्रीलंका सभी से ही ट्रेड करता है। श्रीलंका की जो जीडीपी है वो साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है माना जाता है। और कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो, वहाँ की डेमोक्रेसी को कभी कोई ऐसा डेंजर नहीं हुआ जैसे पाकिस्तान में होता है। डेमोक्रेसी बढ़िया चल रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल। तो हम नेपाल में समझेंगे कि नेपाल में डेमोक्रेसी कैसे आई। देखो, नेपाल पहले क्या था, एक हिंदू किंगडम था। और मॉडर्न टाइम्स में अगर देखोगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है काफ़ी सालों से। और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने और वहाँ की पब्लिक ने बहुत सालों से ये चीज़ की डिमांड करी है कि वहाँ पे जो है अकाउंटेबल गवर्नेंस चाहिए उनको। लेकिन जो वहाँ का किंग है वो गवर्नमेंट की पूरी कंट्रोल अपने हाथ में रखता है आर्मी की सपोर्ट से। और इतनी स्ट्रांग वहाँ पे डेमोक्रेसी की मूवमेंट्स हुई हैं कि एक बारी तो किंग ने ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लिया था 1990 में, कि चलो यार इतना प्रेशर आ रहा है तो अब एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। और हुआ क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वहाँ पे हमेशा से ही चैलेंजेस फेस करती रही हैं। उसने बस नाम के लिए बोला था मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, राजा ने किया नहीं कुछ इतना खास। हुआ क्या, 1990s में जो नेपाल के अंदर माओइस्ट लोग होते हैं, माओइस्ट कौन है, जो लोग माओ को फॉलो करने वाले लोग हैं। माओ वही चाइना वाला, ठीक है। तो उसकी आइडियोलॉजी को जो लोग फॉलो करते हैं, बेसिकली ये माओइस्ट लोग जो होते हैं ना, ये आर्म्स का यूज करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, नेपाल के बहुत एरियाज में ओपन कॉन्फ्लिक्ट किया रॉयल आर्मी के साथ, किंग की आर्मी के साथ। और ये एक 3 वे स्ट्रगल बन गया। एक तरफ तो जनरल पीपल, एक तरफ है माओइस्ट लोग, एक तरफ है राजा। तो इनका आपस में ही चल रहा है ये पंगा, ठीक है। 2002 में जो पार्लियामेंट थोड़ा बहुत चल रहा था वो राजा ने डिसॉल्व कर दिया और गवर्नमेंट को हटा दिया, ठीक है। जो थोड़ी बहुत लिटिल डेमोक्रेसी आई थी वो भी खत्म। राजा ने बोला जाओ, कुछ नहीं दूंगा अब मैं तुम्हें। फिर 2006 में अगेन नेशन वाइड पूरे देश में एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट प्रोटेस्ट होती है नेपाल के अंदर। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट वापस से जो डिसॉल्व था उसको वापस स्टार्ट किया गया। जो किंग था ज्ञानेंद्र, उसने ये स्टार्ट किया। और ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा था, एक तो 7 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक अलायंस बना के प्रोटेस्ट कर रही थी। माओइस्ट लोग भी थे और एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट भी थे। और इस टाइम पे जब 2006 वाला प्रोटेस्ट हुआ था तो माओइस्ट लोगों ने आर्म्ड स्ट्रगल करना छोड़ दिया था। अब इन्होंने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया था। 2008 में मोनार्की अबॉलिश हो गई पूरी तरीके से और नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, ठीक है। तो इस तरीके से नेपाल की स्टोरी रही है। अब हमारा अगला टॉपिक है मालदीव्स। साउथ एशिया में अगर आप नीचे जाओगे तो ये इस तरीके से इस साइड में ये पड़ता है आपका मालदीव्स। तो 1968 तक ये एक सल्तनत था, यानी कि यहाँ पे एक मुस्लिम रूलर का रूल था। फिर 1968 के बाद ये एक रिपब्लिक बना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे। 2005 में मालदीवियन पार्लियामेंट वोटेड इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम। वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आया और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ की सबसे डोमिनेटिंग पार्टी है। पूरे मालदीव कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई पार्टी है वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है। 2005 से लेके वहाँ डेमोक्रेसी है प्रॉपर, ठीक है। और इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी है उनको प्रॉपर एक रिकॉग्नाइजेशन दिया गया पहली बारी, जो पहले नहीं था, मल्टी पार्टी सिस्टम आया। तो इंडिया के रिलेशन बहुत वार्म है, बहुत फ्रेंडली है मालदीव्स के साथ। 1988 में पता है क्या हुआ था, अ ग्रुप ऑफ तमिल मर्सिनरीज फ्रॉम श्रीलंका अटैक्ड द मालदीव्स। तमिल कुछ लोगों ने मालदीव पे अटैक करने की कोशिश करी तो मालदीव ने रिक्वेस्ट करी, इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया ने तुरंत अपनी एयरफोर्स भेजी और नेवी को भेजा और तुरंत ये इन्वेजन को रोका। और इंडिया ने हमेशा से मालदीव को सपोर्ट करा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे टूरिज्म का मामला हो, चाहे वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री हो, हर जगह इंडिया ने उसको सपोर्ट करा है, कभी इंडिया ने धोखा नहीं दिया। अब है भूटान। भूटान क्या है, बिल्कुल हमारा नेबरिंग नेशन है, पास में ही है बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फ्रेंडली और अच्छे रिलेशंस हैं, कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भूटान के साथ हमारा। भूटान ड्रोव आउट इंसर्जेंट्स, जो ऐसे आतंकवादी होते हैं तो भूटान उनको बाहर भगा देता है। जो गुरिल्लाज होते हैं जो छुप छुप के अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, एंटी इंडियन जो एलिमेंट्स हैं उनको वो भगा देता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड जो है। और ये जो भूटान का स्टेप है इससे इंडिया को बहुत मदद मिली है उसके इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में। और इंडिया जो है भूटान के साथ मिलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, पानी से बिजली बनाना। और भूटान जो कि एक हिमालय के अंदर बसा हुआ एक देश है, वो ज़्यादातर डेवलपमेंट का जो पैसा आता है वो इंडिया से ही आता है, उसका इंडिया ही मदद करता है। अब यहाँ पे एक लाइन है, द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया हैज़ बीन मिक्स। तो बिल्कुल सही बात है, साउथ एशिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी कहीं है कहीं पे नहीं है। तो कुछ कंट्रीज में स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है,
तो कहीं पर मिलिट्री रूल आता है, कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो कहीं अथॉरिटेरियन रूल भी आता है, लेकिन सबकी पसंद जो है वो डेमोक्रेसी ही है माना जाता है। देखो इंडिया में क्या है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, इंडिया सबसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कूप होता रहता है, मिलिट्री रूल आता जाता रहता है। नेपाल और मालदीव में तो अब पहले जो है मोनार्की वगैरह थी और वो अथॉरिटेरियन रूल्स थे, अब वहाँ पे डेमोक्रेसी है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पीस एंड कॉपरेशन। तो कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जो साउथ एशिया है रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन एंड कॉपरेशन अमंग देमसेल्फ। कितने भी पंगे हों, ये साउथ एशिया वाले देशों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखा है छोटा सा, और ताकि सभी लोग बायलैटरल लेवल पे भी बातचीत अच्छी रखें और रीजनल लेवल पे भी स्टेबिलिटी और पीस रहे। तो उसके लिए हम जो पढ़ेंगे टॉपिक अगला, दैट इज सार्क। सार्क क्या है, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का कोऑपरेशन के लिए एसोसिएशन बनाया गया था। जैसे आसियान आपने पढ़ा है, यूरोपियन यूनियन आपने पढ़ा है, वैसे ही सार्क है। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका पर्पस है पूरे साउथ एशिया में, ठीक है, एक स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे। 1985 में ये बना था। इसके मेंबर हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव एंड अफगानिस्तान। इसका गोल है मिलजुल कर काम करना, पूरे एरिया में इकोनॉमी को आगे ले जाना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, पीस लाना, ठीक है, बातचीत से सब सॉल्व हो, ये सब चीज़ें हैं। चैलेंजेस ये हैं कि भाई इसके मेंबर कंट्री आपस में लड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान है और इंडिया है, ये आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो सार्क जो है सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। अगला टॉपिक है साफ्टा। तो सार्क की जितनी कंट्रीज है उन्होंने फ्री ट्रेड एक एग्रीमेंट किया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा या एग्रीमेंट आप कह सकते हो। ये जो एग्रीमेंट है ये साउथ एशिया अपना जितना भी है, ठीक है, जितने भी कंट्रीज उसमें आते हैं उन सभी के बीच का ये एग्रीमेंट है कि हम फ्री ट्रेड करेंगे भाई, एक दूसरे पे कोई वो चार्जेस नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वो सब नहीं होगा। और इसको 1 जनवरी 2006 से इम्प्लीमेंट किया गया था इस एग्रीमेंट को, कि हाँ भाई ये हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। बेसिकली टैरिफ को कम करना, टैरिफ यानी कि वो टैक्स और चार्जेस, जैसे इंडिया कुछ सामान बेचने श्रीलंका जाएगा तो श्रीलंका कोई टैरिफ नहीं लगाएगा उस पर, सिमिलरली श्रीलंका पाकिस्तान में कुछ बेचेगा तो वहाँ टैरिफ नहीं लगेगा। तो सार्क कंट्रीज आपस में टैरिफ नहीं लगाती, ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।